गुड इवनिंग साथियों, बहुत सारा प्यार, नमस्कार साथियों। मैं आपको बताना चाहता हूं आलूषण की कक्षा में सभी बच्चों का स्वागत है, अभिनंदन है और वंदन भी है। और जितने भी हमसे बड़े बुजुर्ग देख रहे हैं उनको सबको हमारा सादर प्रणाम भी, क्योंकि मैं एक गुरु जरूर हूं, लेकिन अगर जो हमसे उम्र में बड़ा है, और बहुत लोग उम्र में बड़े भी हैं, बड़े भ्राता के समान समझ लो, बड़ी बहन के समान समझ लो, और बहुत बच्चे कहते हैं कि सर मेरी आपकी वीडियो मेरे साथ मेरी मम्मी भी देखती, पापा भी देखते हैं। इसीलिए सभी गुरुजनों जो हमारे गुरु भी होंगे, वो एक प्रकार से माँ बाप को गुरु का ही दर्जा मैं देता हूं, तो उनको हमारा सादर प्रणाम भी है और सभी बच्चों को नमस्कार भी है। साथियों आ जाओ फटाफट। निहाल पांडे गुड इवनिंग, प्रमोद, सालू, विकास, सीनू, नीरज, चंद्रेश, सभी बच्चों का गुड इवनिंग। साथियों कल मेरे स्वास्थ्य सही नहीं था, आज आपको थोड़ा सा लग भी रहा होगा कि मैं थोड़ा सा अस्वस्थ टाइप का हूं, बट कोई नहीं, बच्चों से इतना प्यार है कि थोड़ा बहुत अस्वस्थ हूं तो चल सकता है। जब बहुत ही ज्यादा बिल्कुल ये मान लो कि खड़े होने की हालत में नहीं होऊंगा तभी नहीं पढ़ा पाऊंगा तो बात अलग है, बाकी नॉर्मल आपको मैं पढ़ाता रहूंगा चाहे जो हो जाए, ठीक है। चलो तो आ जाओ सभी लोग बच्चे, बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग नीरज, सत्येंद्र, पप्पू, सादत, उतन। और आप जो प्यार दे रहे हो ना लूषण में, वो अविश्वसनीय है, अतुलनीय है। सिर्फ देरी है तो इस बात की कि किस दिन इस मंच पे वाचिंग में संख्या न लिख के में संख्या लिखी हो, 1K, 2K, 3K, 4K। और हमें लगता है जिस प्रकार से आपका प्यार, स्नेह सब कुछ हमें मिल रहा है, वो दिन भी ज्यादा दूर नहीं है। चलो बहुत बढ़िया। हाँ, बिहार की धरती से आप देख रहे हैं, चलिए बहुत बढ़िया। हाँ गुड इवनिंग। चलो पढ़ाई शुरू की जाए बच्चा। डीएसपी अजय पटेल, अरे डीएसपी साहब भी देख रहे हैं, चलो बहुत बढ़िया। हाँ आज बच्चा थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूं, सचेत भी हो जाओ। मैंने कहा था प्राचीन इतिहास में गुप्त वंश तक तो मामला बड़ा अच्छा समझ में आता है, गुप्त काल के बाद बड़ा दिमाग में लगता है अरे भाई किसने फूंक दिया, हमारे दिमाग को जला दिया, ऐसा इतिहास बनाने वाले को लोग चिल्लाते हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं भाई साहब डिस्टर्ब नहीं होना है। मैंने बताया था मौर्य काल प्लस गुप्त काल के बीच का काल मौर्योत्तर, और गुप्त काल के बाद का काल गुप्तोत्तर, और जिसको कहते थे पूर्व मध्य काल। और साथ में अभी तक का हम लोग जो पढ़ रहे थे ना, देखो आज का टॉपिक है यूनिट 22 दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। इनके बारे में मैं आपको बड़े सचेत करना चाहता हूं, समझ जाओ क्या बताऊंगा मैं आपको, ये भी समझ जाओगे बहुत अच्छे से। देखो अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे वो किधर की तरफ पढ़ रहे थे, प्राचीन भारत में मैप तो ऐसे बनता था, वो हम लोग पढ़ रहे थे उत्तर भारत। मतलब यहां पे क्या था, यहां पे था मगध, और यहां पर विदेशी शक्तियां अपना क्या कर रही थी, जलवा दिखा रही थी, सब जलवा बिखेर रही थी। और मगध में कई सारे वंश हमने पढ़ रहे थे। आज थोड़ा सा अलग है भाई साहब। लास्ट टाइम जो हम लोग यहां पे पढ़ के गए हैं वो पढ़ के गए गुप्तोत्तर काल, और गुप्तोत्तर काल की अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण काल हमने आपको बताया था वो काल का नाम था पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। उसका नाम था पुष्यभूति या वर्धन वंश। क्लियर है, क्लियर है। लास्ट टाइम मैं पढ़ के गया था प्रभाकर वर्धन इसके संस्थापक थे, और जिसके दो बेटे थे राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के बारे में हमने जड़ीले तरीके से पढ़ लिया, क्लियर है। चलो फिर आज थोड़ा सा इतिहास में ट्विस्ट है। आज जो हमारा टॉपिक का नाम है वो टॉपिक का नाम क्या है, दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश, दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। कहने का तात्पर्य यह है कि अभी तक प्राचीन इतिहास में जो भी हम देख रहे थे सब ऊपर की ओर देख रहे थे, ऊपर की ओर मजा ले रहे थे, नीचे की तरफ हम लोग ध्यान ही नहीं दे रहे थे। अरे भाई साहब ये भी तो भारत का हिस्सा है, यहां के बाद का भी तो हिस्सा है, यहां पर भी तो कुछ हो रहा होगा कि फालतू में मैप बना दिया गया इंडिया का।
तो भाई साहब आज जो है पहले तो कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या देखने वाला है। दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश, एक राजवंश मैं आपको बताऊं सबसे पहले जो आप पढ़ोगे वो आप पढ़ोगे, यहां पड़ेगा तमिलनाडु, ये वाला राज्य तमिलनाडु लगता है। यहां पे एक वंश आपको मिलेगा जिसका नाम है पल्लव। पल्लव तो याद रखना पल्ले जो होते हैं, घर के जो पल्ले होते हैं खिड़कियों के, वो हमेशा पिछवाड़े की तरफ खुलते हैं। ज्यादातर पल्ले जो होते हैं पीछे की तरफ खुलते हैं, और पीछे का मतलब भारत में जो सबसे नीचे पीछे वाला एरिया पल्लव वंश। पल्लव वंश किस राज्य में अपना पढ़ेंगे? तमिलनाडु में। एक तो वंश आपको पता चल गया, क्या पढ़ोगे? पल्लव वंश। क्लियर है? हां, परेशान ना हो। शेखर श्रीवास्तव जी कह रहे हैं सर आपसे एक आग्रह है, प्राचीन भारत के महत्वपूर्ण लेखक एवं उनकी रचनाएं भी बता दीजिएगा। अरे ऐसी रचना पढ़ाऊंगा ना, यहां से घुसेगी और यहां तक बसेगी, और जब यहां से चीज गई यहां पे बस गई, मतलब मोहब्बत हो गई, और मोहब्बत हो गई तो ये मान लो जब तक मरता नहीं आदमी तब तक यादों में ही जीता है, और जब यादें जाती हैं तो मतलब जान जाती है। और भाई साहब तब तक तुमको याद रहेंगी जब तक तुम्हारी अंतिम सांसें रहेंगी, और जब तक तुम अपने नाती पोता पोती को पढ़ा ना लो। ठीक है, तो बिल्कुल परेशान ना हो। हाँ, पूरी लूसेंट कराएंगे, बस आपका टारगेट है ठगाठक टकाटक लाइक करना और वीडियो को शेयर करना। देखते हैं कितनी स्पीड से तुम लोग वीडियो को शेयर कर पाते हो, केवल हम ये देखना चाहते हैं कितनी स्पीड से तुम लोग शेयर कर पाते हो आज। ठीक है, तबीयत बेटा, तबीयत वैसे ये नॉर्मल, ज्यादा भी सुधार नहीं हुआ है, वही फीवर देख ही रहे हो, सिचुएशन बड़ी डाउन है, फीवर वाला मामला है, लेकिन बहुत ही हम ज्यादा प्रिकॉशन ले रहे हैं क्योंकि अगर मैं बीमार हो गया ना तो बच्चों को बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा। ठीक है, और मुझे सबसे ज्यादा लॉस हो जाएगा क्योंकि मैं इतने दिन बच्चों से मिल नहीं पाऊंगा। ठीक है, चल क्लियर है? हाँ, सब कुछ पढ़ाएंगे बिल्कुल, बस मेरी एक आग्रह है कि आप लोग फालतू के कमेंट मत करना मुझे। ठीक है, चल बेटा, तमिलनाडु में एक वंश हम लोग पढ़ेंगे दक्षिण भारत में जिसका नाम है पल्लव। क्लियर? पल्लव के बाद यहां पे 3 वंश आए। एक शब्द आता है चालुक्य का, एक शब्द आता है चालुक्य का, एक लोग हैं चालुक्य। चालुक्य वंश सुने होंगे, लेकिन आज चालुक्य में क्लियरिटी देता हूं थोड़ा सा। चालुक्य जो थे वो 3 प्रकार के थे। एक चालुक्य का जो नाम था उनका नाम था कल्याणी के चालुक्य, और एक चालुक्य का नाम था वतापी का, वतापी के चालुक्य, और एक चालुक्य का नाम था जिनका नाम था वेंगी के चालुक्य, वेंगी के चालुक्य। अब ये 3 चालुक्य के प्रकार थे, मतलब प्रकार क्या कह सकते हो, चालुक्य के जब वंश पढ़ते हैं ना हम लोग 3 उसमें आ जाते हैं। एक आ जाता है कल्याणी के, एक आ जाता है वतापी के, एक आ जाता है वेंगी के। 3 प्रकार के चालुक्य पढ़ते हैं। आज रास्ता देखना कितना अच्छा क्लियर होता है भाई साहब। पिक्चर तभी शूट करने में मजा आता है जब पता चलता है कैमरे की रील अच्छी काम कर रही है और कैमरा बंद नहीं होने वाला। तो पूरा का पूरा दक्षिण भारत वंश, अभी दक्षिण भारत की ऐसी हिस्ट्री फीड करूंगा ना दिमाग में, ऊपर भाई लाजवाब तरीके से तुम्हें याद होगा। ठीक है, अरे भाई साहब पहली क्लास हो चाहे दूसरी हो, ठीक है, जाके तुम पहली क्लास से मेरी पहली क्लास से देखो। ठीक है, उस पहली क्लास में लाखों बच्चों का प्यार प्राप्त हुआ है लूसेंट की। सभी बच्चों बता दें कि लाखों बच्चों का प्यार उसमें मिला है, और उसको इतना ज्यादा शेयर करो, इतना ज्यादा शेयर करो, बताओ कि निशुल्क कंटेंट लूसेंट जैसी कक्षाओं का सिर्फ राघव सर के पास उपलब्ध है, जो पेड कोर्सेस का भी बच्चों के लिए ओपन करे दे रहे हैं। बिल्कुल एनडीए के लिए भी आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, पॉलिटी मैटी भी पढ़ाएंगे। चलो इतनी बात समझ में आ गई। तो चालुक्य में 3 प्रकार के चालुक्य पढ़ने हैं आपको, एक कल्याणी के चालुक्य, एक वतापी के चालुक्य, एक वेंगी के चालुक्य। तो चालुक्य में बच्चा हो जाता कंफ्यूज। तो 3 प्रकार के चालुक्य याद रखना, जो मैं रटवा रहा हूं रट, तू रट बस। ठीक, कल्याणी के चालुक्य, वेंगी के चालुक्य, वतापी के चालुक्य। और मैं बता दूं कहीं कहीं तुमको बादामी भी मिलेगा, तो याद रखना वतापी था पहले और प्रेजेंट टाइम में नाम है इसका बादामी। तो वतापी और बादामी में कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि वतापी के चालुक्य और बादामी के चालुक्य दोनों एक ही हैं। ठीक, कल्याणी चालुक्य, वतापी, वेंगी।
चलो इतनी बात समझ में आ गई। अब बात समझो आगे। अब पेपर में पूछा जाता है ये एरिया पड़ते कहां कहां पर, तो ये कल्याणी वाला दिख रहा हमें। कौन सा दिख रहा है? कल्याणी वाला। तो कल्याणी वाला पहले देख लो। कल्याणी एक स्थान पड़ता है जो ये वाला एरिया पूरा मानो ये वाला कर्नाटक वाला एरिया है, और कर्नाटक में यहां पड़ता है कल्याणी। तो यहां पे जब कल्याणी पड़ता है तो चालुक्य तो पाए जाएंगे, चालुक्य का शासन तो होगा, लेकिन कौन सा चालुक्य? तुक्के बना दिया, के से समझ जाओगे कल्याणी। क्लियर? तो कल्याणी नामक स्थान पे ही, और कल्याणी पड़ता कहां पर? तो कर्नाटक में। पहली बात तो पहला प्रश्न तो मैं यहीं रटवा रहा हूं कि कौन सा वंश किस राज्य में था, पेपर में ताबड़तोड़ अंदाज में पूछा जाता है। ठीक, फिर आगे बात समझो। दूसरे चालुक में वतापी या बदामी के, वतापी या बदामी के, ये भी कर्नाटक में पाए जाते हैं, लेकिन कर्नाटक में इनका स्थान निश्चित है जिसको कहते हैं बीजापुर। ठीक, क्या कहते हैं? बीजापुर। तो याद रखिएगा ये वाले चालुक्य कहां पर? ये चालुक्य हैं वतापी के, और वतापी चालुक्य कहां पर? बीजापुर। और बीजापुर का मतलब यहां पे आप लिख सकते हो कर्नाटका। ठीक, फिर आगे बात समझो वो ध्यान से। गुप्तोत्तर हटा दे रहे हैं क्योंकि इसको हमको पहले बताना था कि हमने पढ़ा लास्ट टाइम क्या था। फिर आगे बात समझो। तीसरे चालुक्य कौन से हैं? तीसरे चालुक्य हैं वेंगी के, और वेंगी के चालुक्य आपको याद रखना है, वेंगी चालुक्य याद रखना है। यहां पे पड़ता है एक आंध्र प्रदेश। क्या पड़ता है? आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश में एक जगह पड़ती है जिसको कहते हैं वेंगी। तो यहां बोला जाता है वेंगी के चालुक्य। और वेंगी के चालुक्य का मतलब कौन सा राज्य यहां पे लगेगा? आंध्र प्रदेश। वेंगी के चालुक्य का मतलब कौन सा राज्य लगेगा? आंध्र। तो भाई साहब इस प्रकार हमें यह सीन क्लियर हो गया कि दक्षिण भारत में कितने वंश हमें मिल गए पढ़ने के लिए। एक तो मिल गया पल्लव वंश, एक मिल गया पल्लव वंश जो तमिलनाडु में है, और चालुक्य तीन प्रकार के पढ़ेंगे हम लोग। एक पढ़ेंगे चालुक्य के कल्याणी के, एक वतापी के, वतापी वालों को ही बदामी कहते हैं, और एक पढ़ेंगे वेंगी के। क्लियर? अब एक पढ़ोगे तुम लोग यहीं पर राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश की जो राजधानी थी वो थी दंतीपुर का, और दंती दुर्ग जो है वो सोलापुर महाराष्ट्र में पड़ती है, मतलब ये महाराष्ट्र वाला एरिया लग जाएगा। तो यहां पर कौन सा वंश शासन करेगा? उसका नाम है राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट। क्लियर? तो ये भी आपको पता चल गया। अब राष्ट्रकूट के बाद और यहां पे कौन सा एक राजवंश पढ़ना है? एक पढ़ना है, यहीं पर पड़ेगा तमिलनाडु में, जिसको कहते हैं तंजौर, तंजाउर जिसको बोलते हैं। और तंजौर में शासन होता है, उसका नाम है चोल, चोल साम्राज्य का। तो इस प्रकार चोल साम्राज्य कहां पे रहेगा? तंजौर। और तंजौर कहां पड़ता है? तंजौर पड़ता है तमिलनाडु में। तंजौर पड़ता है तमिलनाडु में। तो इस प्रकार आपको इतने वंश पता रखने हैं। कौन कौन से वंश यहां पढ़ने हैं? और सारे वंश हैं, बहुत सारे वंश है, जिसको कहते हैं यादव वंश भी है, होयसाल वंश भी है, ठीक है, कदम वंश है, गंग वंश है। लेकिन जो महत्वपूर्ण वंश है हमने तुमको पहले बता दिया। और जो सबसे एक इंपॉर्टेंट वंश और तुमको हम बताएंगे, वो बताएंगे होयसाल वंश। होयसाल वंश जिसकी राजधानी केवल पूछी जाती है, जिसकी राजधानी है द्वार समुद्र। क्लियर? तो इतनी बात उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई होगी। हाँ बिल्कुल, डेली मेरी क्लास शाम को 7 बजे चलती है भाई साहब, आ जाइए 7 बजे और राघव सर से पढ़ने का मौका मिलेगा आपको। ठीक है, चलो वीडियो को लाइक कर रहा हूं। अरे यार दबा दबा के ऐसा ऐसा खड़ा कर फेंक दो। तो भाई साहब बच्चा को समझ में आ गया होगा कि क्या तुमको बता रहे भाई साहब, थोड़ी सी तबीयत खराब है, तो ये जो चाय है, चाय नहीं है, ये थोड़ा सा काढ़ा टाइप का है, तो मैं इसका सेवन कर रहा हूं क्योंकि मैं बीमार ना पड़ूं। ठीक है, तो आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो और फिर मैं बात करता हूं आगे की तरफ। बड़ा कड़ू काढ़ा होता भाई साहब, काढ़ा पीने में मन नहीं होता, लेकिन वही वाला हाल है ना कि अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए पीना पड़ेगा, मजबूरी है। चलो बहुत बढ़िया, ये काढ़ा जो बनाया है ना बहुत ज्यादा कड़ू है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। फिर देखो भाई साहब बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश।
प्रमुख राजवंश में दिमाग खुल गया होगा कि दक्षिण भारत में कैसे तुम्हें पढ़ना है भाई साहब। सबसे पहले तो पता चल गया, अभी तक जो प्राचीन इतिहास देख रहे थे वो उत्तर भारत की तरफ देख रहे थे, लेकिन दक्षिण भारत का नहीं देखे थे, दिमाग में घुसता ही नहीं था ससुरा है का। समझ गए? तो भाई साहब पल्लव वंश तमिलनाडु में, क्लियर। फिर उसके बाद चालुक्य के 3 कौन कौन? कल्याणी, वतापी, वेंगी। वतापी को ही बदामी कहते थे। जो कल्याणी है, कल्याणी स्थान पड़ता था जिसका नाम है कहां पे? चालुक्य कल्याणी के, कहां पे? कर्नाटक में। फिर चालुक्य वतापी, वतापी मतलब बदामी, कहां? बीजापुर। बीजापुर भी कहां पड़ता है? कर्नाटक में भाई साहब, क्लियर, कर्नाटक में। फिर एक वेंगी के चालुक मतलब आंध्र प्रदेश में। फिर राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट कहां पढ़ेंगे? ये पढ़ेंगे महाराष्ट्र में। फिर आपको पता चला चोल, चोल के तंजौर, तंजौर कहां पड़ेगा? तमिलनाडु। भाई साहब मजा आया? तो पहले तो बात ये समझ लो किसकी क्या स्थिति है, किसकी कहां पर क्या स्थिति है, ठीक है। विकास राज, आपका हमने नाम ले लिया, आप इंडियन नेवी से बहुत बड़े, आप सेवा कर रहे हैं, आपको सलाम हमारी तरफ से, ठीक है। स्वास्थ्य सही नहीं है फिर भी फुल एनर्जी बरकरार रहेगी, तुम भी अपनी एनर्जी डाउन मत करना पढ़ने के समय, ठीक है। चलो, तो उम्मीद करते हैं सब बच्चों को बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा ना। हाँ बिल्कुल, डेली होती है शाम को 7 बजे। रीना फूलवानी जी, रामानंद बिड्डा, बिल्कुल हाँ काढ़ा पी रहे हैं बेटा, ठीक है। चलो भाई साहब मजा आया। अब तुम कहोगे सर जी अब क्या करने वाले हो तुम नया, तो मैं बताने जा रहा हूं मैं नया क्या करने वाला हूं। नया सिर्फ इतना करने वाला हूं, पहले तो सभी वंशों के एक तुमको प्रश्न रटवाना चाहता हूं कि सभी वंशों के संस्थापक उनकी राजधानी जो इंपॉर्टेंट पेपर में पूछी जाती हैं, ठीक। चलो, तो सभी बच्चे हमारी तरह नोट्स बना लेंगे, इसको क्या कर लेंगे छोटा, और छोटा करके हम तो कोने में भेज दिए, तुम पन्ने में छोटा कर लेना, इधर उधर भेज देना, दूसरा पन्ना उठा लेना। पहला वंश क्या मिलेगा? पल्लव। तो पल्लव वंश, अब बार बार वंश थोड़े लिखेंगे, अब पल्लव वंश की सबसे बड़ी बात आएगी कि भाई साहब इसके संस्थापक कौन है। तो सब बच्चों को बताना है इस पल्लव सिंह विष्णु, पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु, क्लियर। और सिंह पल्लव की राजधानी सिंह विष्णु ने क्या बनाई? तो भाई साहब याद रखना इनकी राजधानी थी कांचीपुरम। लो भैया ताबड़तोड़ अंदाज में बैटिंग कर लो, हर एक बच्चे का पता है, चाहे ग्रुप डी वाला हो, चाहे एसआई वाला हो, चाहे पीसीएस वाला हो, चाहे आईएएस वाला, सबका पता है पेपर में लेथार के प्रश्न पूछा जाती हो कि पल्लव वंश की राजधानी बता दो भैया। तो पल्लव वंश की राजधानी कहां है? कांचीपुरम। और कांचीपुरम कहां पड़ता है? तो कांचीपुरम पड़ता है तमिलनाडु में, ठीक। संस्थापक को है सिंह विष्णु है, याद रखिएगा, ठीक है। चलो, तो पहला प्रश्न याद हो गया, पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु और राजधानी कांचीपुरम। कांचीपुरम बच्चों कहां पड़ता है? टीएन, टीएन का मतलब तमिलनाडु। एक प्रश्न याद, दूसरा देखो, दूसरा देखो, तिनको देर ना करो, हर एक प्रश्न बड़े क्या बता रहे हैं, पीडीएफ घर में भिजवा दी। यार काहे गुस्सा दिवा रहे हो, तबीयत खराब है जबरदस्ती गुस्सा दिलाए पर कह रहे हैं कि पीडीएफ घरे भिजवा दो। अरे भैया बता दो हम घरे तुम्हारे आके बना जाई हैं, अगर इतने दिक्कत हो बताओ हम बना जाइए, कौन दिक्कत थोड़े। अरे तुम लोग आदेश करो, तुम राजा सब हम प्रजा, अकेले प्रजा है। सबके राजा के काल में अकेला राजा होता, प्रजा ज्यादा होती। और यहां पर जस्ट उल्टा, राघव सर अकेले प्रजा, बाकी तुम सब राजा, है कि नहीं? तो बता दियो तुम हमका। चल सरमार में तिनको ना, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक का नाम था दंतिदुर्ग। दंतिदुर्ग याद कर लो। और इसकी जो राजधानी बनी वो राजधानी थी मान्यखेत। चाहे मान्यखेत बोलो चाहे मनकिर बोलो। और ये किस राज्य में पड़ता है? महाराष्ट्र में। दो वंश याद हो गए,
उनकी राजधानियां याद हो गई, एक पल्लव के बारे में, एक राष्ट्रकूट के बारे में। आगे आओ, तुमका रटवा के न छोड़ा ना तो हमारो तो नाम नहीं। चलो चाय पी ली, परेशान ना हो, ठीक। कड़ू है नहीं, पहले जल्दी पी लेते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़े। तब तक तुम लोग शेयर के तो लाइक कर दो, हम जब तक रुके हैं काहे परेशान हो तुम। अब पटवारी वटवारी यार सबके लिए यूजफुल है, ठीक है। चलो आगे देखो, आगे बचवा, आगे अगला है चालुक्य खोल लो। और चालुक्य में खुल जाता मामला 3 का। कौन कौन देख लो, एक खुल जाता है सबसे पहले, उसका नाम है कल्याणी के चालुक्य। और कल्याणी के चालुक्य जो हैं उनके संस्थापक को रहे, सबसे पहला तो प्रश्न यही आता है, तो उनके संस्थापक रहे जिनका नाम रहा तैलप द्वितीय। क्लियर। फिर चालुक्य में दूसरे चालुक्य को खोल लो जिनका नाम रहा वतापी, और वतापी चाहे कह लो चाहे बदामी कह लो, और इनके संस्थापक को रहे, इनका नाम रहा जयसिंह। फिर तीसरे चालुक्य जो रहे उनका नाम रहा वेंगी के चालुक्य, और ये आंध्र प्रदेश में रहे। और वेंगी के चालुक्य के संस्थापक को रहे तो याद रखो विष्णुवर्धन। चलो तो भाई साहब ये पता तुम्हें चल गए चालुक्य के किस टाइप के कौन संस्थापक थे, तो तीनों के तुमको संस्थापक फाउंडर पता चल गए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बता रहे हैं तुमका, वो बता रहे हैं जो परीक्षा केवल बार बार पूछता है और बच्चा सब इग्नोर मार देता है, भी याद रखना। बस मजबूरी का है कि जैसे बहुत बच्चा कहेंगे अरे सर जी मैं बोरियत होती हो, वो याद नहीं हो तुमका, एक बार बता दी दूंगा। सबसे बड़ी बात, हम वो मास्टर रहें कि लूसेंट में जैसे एक यूनिट कठिन वाली है, कठिनों को सरल कह के पढ़ेबे, छोड़ीबे ना, छोड़ देवे तो हमारा लूसेंट पढ़ाओ फायदा का भा। भाई सरल तो सब पढ़ा रहे हैं, कठिन जो पढ़ा के पेपर में फंसवा दे वह मास्टर, नहीं तो सरल तो सबे बाँच जावत। अरे बच्चक मजा आ रहा, अरे DRDO का मुख्यालय कहाँ, भारत के राष्ट्रपति कहाँ, प्रधानमंत्री कौन, और नाभिक में क्या क्या होता है ना। बाबर नामा के लेखक कौन, जहांगीर के लेखक कौन, जहांगीरी तुझ के जहांगीरी है ना। तो वह कहे मतलब है सरल क्वेश्चन कर रहे थे, कोई मजा ना होते। वो पढ़ो जो कबो ना पढ़े हो, वरना तैयारी तो सबकी रात, तैयारी वो करो जो मजबूत तैयारी करो, वही का कहा तैयारी, वरना बार बार घिसे फायदा का, ठीक है। चलो हाँ, ऋषि सभी कराएंगे ना, सभी कराएंगे, तो वही चीज हमारे चीज का याद रखो। ये कह रहे हैं वतापी के पुलकेशिन प्रथम रहे, तो हम तुमका बतावा चाहिए पुलकेशिन प्रथम प्रमुख शासक मावत है, जयसिंह संस्थापक रहे, तुमका गलत ना बताइए, विश्वास रखो मेरे, ठीक है। हाँ, इनके नाम में पहला और दूसरा का लगत रहे, मतलब ये नाम ते पहले कहूं शासक हो चुका रहा है प्राचीन इतिहास में, ये पीछे पहला दूसरा लागत रहे, ठीक। नागेन जी आपको ज्यादा दिक्कत हो रही हो, आप कह रहे इधर उधर का बात न करिए, हम लोग लाइव देखते तो भाई साहब आपसे हाथ जोड़ के विनम्र नहीं होती है, आप लाइव मत देखिए, ऑफलाइन देख लो, लेकिन हमें अपने हिसाब से पढ़ा लें, ठीक है। हमें अपने साथ पढ़ाएंगे तो हमारे बच्चे हैं, धीरे धीरे हम पढ़ा लेंगे, इनको सिखा लेंगे। हमें इनका खरगोश नहीं बना, कछुआ बना जितवा लीजिए पे, ठीक। यार यो नहीं देखा तो कब ने मास्टर बीमार हो बाद तब हूँ पढ़ावे आवा, वह है सबसे बड़ी बात। नहीं बीमार हो बाद हम सोचते हैं घर में बैठी का फायदा, हमका आराम करी, कोरोना टाइम चल रहा, ले हम कहते जितना पढ़ा दे वो उतना सिलेबस खींची, आगे एक जा रहा पीछे तो जा नहीं रहा। चलो हाँ, इतनी बात समझ में आ गई, बिल्कुल।
तो इतनी बातें तुमको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। जगह पहले ही पता है, कल्याणी पड़ता है कर्नाटक में, वतापी पड़ता है आपका पहले बीजापुर में, और वेंगी पड़ता है आंध्र प्रदेश में। तो इतनी बात सब पता चल गई। उसके बाद जो अगला वंश तुम्हें याद करना, वो याद करना चोल वंश। चोल वंश के संस्थापक कौन थे? तो याद कर लो, चोल वंश के संस्थापक का नाम था विजयालय। क्या नाम था? विजयालय। और सबसे बड़ी बात, चोल वंश की राजधानी जो थी वो नाम थी तंजौर। चाहे तंजौर कह लो चाहे तंजावुर कह लो, बात एक ही है, दोनों तमिलनाडु में पड़ते रहे। ठीक है, चलो क्लियर। चलो क्लियर हो गई बात। तो कुल मिला के ये सारे इंपॉर्टेंट वन दक्षिण भारत के तुम्हें समझ में आ गया, और ये तुमको याद रखना है। और जो हमको मिलेंगे हम तुमको बता देंगे। एक तुमको और याद रखना जिसका नाम है, याद कर लेना, एक वंश है जिसका पेपर में पूछा था, होयसाल वंश। ये पेपर में पूछा था, अलग से तुम बता दे रहे हैं। इंपॉर्टेंट में बस एक ही पॉइंट ही है, होयसाल वंश रहे, एक ही राजधानी का रहे, कैपिटल। तो कैपिटल याद कर लो, द्वार समुद्र। पेपर में आता है समुद्र के द्वार जो होती है राजधानी जिसकी, वो कौन से वंश के? जहां पर होल होता है, होयसाल वंश। क्लियर। होयसाल वंश की राजधानी है जिसका नाम है द्वार। बिल्कुल साइंस भी कराएंगे, सब कुछ कराएंगे, परेशान। ठीक है, चलो इतनी बात समझ में आ गई। फिर भाई साहब देखो आगे, अब अगला फटाफट स्क्रीनशॉट लो और पहला वंश लगा लो, पल्लव वंश। तो पल्लव वंश के बारे में पूरा डाटा हम लोग पढ़े जा रहे हैं। किसके बारे में? पल्लव वंश के बारे में। ठीक है, हाँ चोल भी उन्हीं का पार्ट है, लेकिन चोल अलग है तो अलग पढ़ा दे रहे तुमका। ठीक है, चलो श्वेता जी लूशन पहली बार आप ऐसे पढ़ रही, कोई बात नहीं, आप डेली पढ़ेंगे 7 बजे, मजा आएगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। मेघा सिंह बिल्कुल, चोल के संस्थापक बताया तो विजयालय थे। ठीक, फाउंडर बता दिया। चलो आगे देखो, अब पहला वंश तुम लगा लो जिसको कहते हैं पल्लव वंश। पल्लव वंश। और पल्लव वंश के सबसे पहले क्या लगाओगे? फाउंडर। और फाउंडर का नाम है, याद रखना, जिसको कहते हैं सिंह विष्णु। सिंह विष्णु। सिंह विष्णु क्या थे? फाउंडर थे किसके? पल्लव वंश के। और पल्लव वंश की कैपिटल सिंह विष्णु ने क्या बनाई थी? तो याद रखिएगा कांचीपुरम। कांचीपुरम। और कांचीपुरम कहां पड़ती है? कांचीपुरम पड़ती है तमिलनाडु। तमिलनाडु। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। फिर आगे देखो, आगे जो पल्लव वंश के प्रमुख शासकों की एक पूरी लय है। सिंह विष्णु के बाद जो गद्दी पर बैठते हैं, मैं थोड़ा सा बता दूं, सिंह विष्णु के बाद जो बैठते हैं वो बैठते हैं महेंद्रवर्मन प्रथम। महेंद्रवर्मन प्रथम, जो इनके बाद अगले शासक आएंगे दूसरे नंबर पे, उनका नाम होगा महेंद्रवर्मन प्रथम। ठीक, अब महेंद्रवर्मन के तो प्रथम सर क्यों लगा? क्योंकि बाद में भी आपको सेकंड भी देखने को मिलेंगे, तभी यहां पे प्रथम लगे पड़े हैं। ठीक, प्रथम द्वितीय तृतीय इसीलिए। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। तो भाई साहब यहां पे आपको दिख रहा होगा पल्लव वंश के दूसरे शासक महेंद्रवर्मन प्रथम, यहां पे संस्थापक सिंह विष्णु, उनकी राजधानी पता चल गई, और कहां पर कांचीपुरम पड़ता है, तमिलनाडु, ये भी पता चल गया। अब एक प्रश्न सिंह विष्णु के पेपर में और आता है, एक प्रश्न और आता है। वो क्या आता है? एक इनके दरबार में दरबारी कवि हुआ करते थे। किसके दरबार में? वो था सिंह विष्णु के दरबार में दरबारी कवि, तभी जगह छोड़ी थी हमने, दरबारी कवि। और उन दरबारी कवि महोदय का नाम क्या था? भारवी। और भारवी की पूछी जाती थी पुस्तक, एक बुक, और उस बुक का नाम बच्चा बच्चा आज याद कर लेगा। वो क्या कहता है? किरात। क्या कहा था? किरात। किरात अर्जुनियम। अर्जुनियम लिखा, पहले अर्जुन लिख लो, तो अर्जुन में आ बड़ा का मात्रा होगा, जुर न, किरात अर्जुन लिख लियो, फिर नियम बढ़ा दो, किरात अर्जुनियम
याद हो गया? ठीक, ऐसे नाम पूरा पढ़ते नहीं एक साथ कंफ्यूज हो जाती हूं, लेकिन अब याद हो गया। किरात प्लस अर्जुन प्लस नियम। और ये पुस्तक किसकी थी? पल्लव वंश के राजा सिंह विष्णु के दरबार में रहने वाले दरबारी कवि भारवी की थी, जिसको कहते थे किरात अर्जुनियम। किरात अर्जुनियम किसकी पुस्तक थी? ये थी भारवी की, जो सिंह विष्णु के दरबार में दरबारी कवि के रूप में रहते थे। क्लियर है? चलो, आप अशोक जी कानपुर से, मैं कानपुर और लखनऊ के बीच में एक उन्नाव पढ़ता हूं, वहां से। ठीक है, चलिए आप लोग जब सफल हो जाना तो उन्नाव मिलने आना, हम मिलेंगे आपको। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। हाँ, फिर अगले शासक है महेंद्र वर्मन प्रथम। अब सबसे पहली बात तो महेंद्र वर्मन में पूछी जाती है उपाधि। सबसे पहले उपाधि है जिसको कहते हैं मत्त विलास। मत्त विलास। दूसरी उपाधि है विचित्र चित्र। विचित्र चित्र। और तीसरी उपाधि जिसको कहते हैं गुण भर। तीसरी उपाधि का नाम है गुण भर। तो भाई साहब ये तीन उपाधियां याद कर लेना। ठीक, तीन उपाधियां किसकी? महेंद्र वर्मन प्रथम की। तो पल्लव वंश में क्या क्या याद करना आपको? संस्थापक सिंह विष्णु, फिर राजधानी कांचीपुरम। कांचीपुरम कहां? तमिलनाडु। उनके दरबार में एक दरबारी कवि थे जिनका नाम था भारवी। भारवी ने पुस्तक लिखा जिसको कहते हैं किरात अर्जुन नियम। किरात अर्जुन नियम भारवी की है। फिर उसके बाद यहां पे महेंद्र वर्मन प्रथम। और महेंद्र वर्मन प्रथम की जो टाइटल मतलब उपाधियां थी, मत्त विलास, विचित्र चित्र और गुण भर। क्लियर हो गई बात? अब यहीं पे सबसे बड़ी बात आती है, इनकी एक पूछी जाती पुस्तक, और उस पुस्तक का नाम याद रखिएगा। जो ये मत्त विलास इनकी उपाधि है, बिल्कुल सेम इसी नाम पे है बुक, उसी नाम पे, केवल मत्त विलास उसी तरह उपाधि की तरह लिख लो पुस्तक में, मत्त विलास लिख लो, केवल एक शब्द और आगे जोड़ दो, प्रहसन। तो जब मत्त विलास प्रहसन आ जाए, प्रहसन, तो वो हो जाएगी पुस्तक किसकी? महेंद्र वर्मन की। और प्रहसन जब हट जाए तो वो बचेगी मत्त विलास, सिर्फ महेंद्र वर्मन की उपाधि। क्लियर हो गई बात? चलो बहुत बढ़िया। हाँ, सर का पढ़ाने का लाजवाब स्टाइल है, पूरा लूसेंट बुक को एकदम रटा देते पढ़ा के। बेस्ट स्टाइल फॉर लूसेंट बुक। चलो थैंक यू बेटा। हाँ बिल्कुल। पेड बैच के प्रॉफिट बताओ, सत्या जी पूछ रहे हैं। भाई साहब जब पेड बैच आप लोगे जाके स्टडी पाई एप्लीकेशन पे, हमारा त्रिशूल बैच के नाम से, तो आपको वहां पे जब आप पढ़ाई करोगे खुद पता चल जाएगा। आप ये सोच सकते हो कि जब लूसेंट में यहां पर ये स्टाइल है, तो पेड बैच में जो हमारा त्रिशूल बैच है उसमें कुछ ना कुछ जीएस का बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड लेवल होगा, और वो स्टैंडर्ड लेवल आपको पीसीएस प्री तक का क्वालिफाई करा सकता है। ठीक है, चलो तो इतनी बात समझ में आ गई ना? हाँ, क्लियर हो गई बात? चलो, आप सभी का प्यार है बिल्कुल, अगर इसी तरह प्यार देते रहोगे बहुत दूर तक जाऊंगा मैं, और तुमको भी साथ लेके चलेंगे। ठीक है, जहां चलेंगे साथ चलेंगे, अकेले नहीं जाएंगे कहीं। और ये जो बच्चे आज नींव बुन रहे हैं, मेरी नींव बुन रहे हैं, नींव तैयार कर रहे हैं, ठीक है, मुझे ऊपर ले जाने के लिए, इन बच्चों का तो बता रहा हूं दिल में बसा के रखूंगा और रख रहेंगे हमेशा। तो जब तक तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा जीएस में फोड़ते रहेंगे, तोड़ते रहेंगे तुम्हें। ठीक है, चलो इतनी बात समझ में आ गई। फिर बात समझो बहुत ध्यान से। महेंद्र वर्मन जो था किस धर्म को मानता था? तो ये मानता था प्रारंभ में जैन धर्म को। प्रारंभ में कौन सा धर्म? जैन। बाद में शैव धर्म को मानने लगा। बाद में कौन से धर्म का अनुयायी हो गया? शैव धर्म। एक संत मिले थे जिसका नाम था अप्पार। अप्पार के जब संपर्क में आया तब से ये हो गया था शैव धर्म का। पहले ये केवल जैन धर्म को मानता था। क्लियर है? बहुत बढ़िया। हाँ, मनीष जी कह रहे हैं आपको हमने कहीं देखा है। भाई साहब देखे होंगे, बहुत बढ़िया, थैंक यू। आज आप वीडियो पे देख रहे हैं, मैं अच्छी बात है, ये तो सौभाग्य। हाँ, फटाफट इसको लिख लो। फिर महेंद्र वर्मन के बाद जो अगले शासक आएंगे उनका नाम है नरसिंह वर्मन प्रथम। 3 नंबर पे जो आएंगे वो उनका नाम है नरसिंह वर्मन प्रथम। पहले पता चल गए जिनका नाम था सिंह विष्णु, दूसरे पता चल गए
जिनका नाम था महेंद्र वर्मन प्रथम, और तीसरे पता चल रहे हैं उनका नाम है नरसिंह वर्मन प्रथम। आज नरसिंह वर्मन प्रथम के बारे में बहुत प्यारा सा प्रश्न तुम जानने पाओगे, इसीलिए अपना धैर्य बनाए रखो, धैर्य बिल्कुल भी खो न मत, ठीक है। नरसिंह देव वर्मन के प्रथम के बारे में बिल्कुल, बहुत बढ़िया, हाँ बिल्कुल यार, जबरदस्त, दिल खुश कर दिया तुम लोगों ने। चलो, अच्छा, मेरे पढ़ाने का तरीका सुपर है, थैंक यू बेटा, थैंक यू। अरे यार ये मत कहा करो एसएससी जीडी की तैयारी करो और ये सब तैयारी करो, ये सब मत कहा करो यार। बस ये मान लो राघव सर से जीएस पढ़ो, कोई भी एग्जाम फोड़ो जाके, जब ना फंसे तब बताना आके हमसे, ठीक है। तब अपनी दिक्कत हमें बताना आके, हम बताएंगे आपको, ठीक है। चलो, सौम्या ठाकरे, गुड इवनिंग सर, ऐसा करते हैं कि आपकी हेल्थ अच्छी है। अच्छा, आशा करते हैं कि आपकी हेल्थ अच्छी है रहे, थैंक यू। देखो आप सबका प्यार था, कल हमने बताया था ना मेरी तबीयत खराब है, मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा, लेकिन आप सबने इतनी ज़्यादा विशेष दी, इतना ज़्यादा गॉड ब्लेस किंग की एक प्रकार से भगवान से दुआ मांगी कि हमारे टीचर की तबीयत सही हो जाए। तो भाई साहब दुआओं में शक्ति होती है, सत्य है। और जब बच्चे गुरु के लिए दुआ मांगने लगे तो मान लो कि ये प्यार है, स्नेह है, और एक प्रकार से ये बिल्कुल अलग रिश्ता है, कोई खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन एक गुरु और शिष्य के बीच में वो मान लीजिए बिल्कुल एक बहुत ही अनोखा रिश्ता है, जिसको कोई शब्दों में बयां किया ही नहीं जा सकता। इतना बढ़िया रिश्ता होता है गुरु और शिष्य के बीच का कि सिर्फ गुरु से पढ़ के शिष्य प्रभावित होता है और बच्चों को पढ़ा के गुरु प्रभावित होता है, और एक इमोशनल टच हो जाता है। वरना कोई जान न पहचान, फिर भी मेहमानों से ज्यादा, जान से ज्यादा वो प्यारा हो जाता। बच्चों के लिए गुरु और गुरु के लिए बच्चे। अब बहुत बच्चों को डाउट होता है कि सर हमको भूल जाते, हमको भूल जाते। भूलता कोई मास्टर किसी बच्चों को नहीं है, बच्चे का भ्रम होता है। बस फर्क क्या होता है, बच्चों की संख्या होती ज्यादा तो मास्टर होता अकेला। तो मास्टर तुमको लगता है तुम मास्टर को चाहते हो, मास्टर नहीं चाहता, लेकिन मास्टर सारे बच्चों को चाहता है। अब भाई साहब क्या तुम लोग कमेंट डेली करते हो, डेली पढ़ने आते हो, क्या हमें नाम नहीं याद? अभी भी नाम याद आता है। फिर मैं सोचता हूं अंबु सर मिलते हैं तो बात करता हूं, सचान सर मिलते हैं तो बात करता हूं, अरे उस बच्चे का एक कमेंट आ रहा था, उसको ये प्रॉब्लम हो रही थी। सारी चीजें माइंड में रहती है। बस वही है, यहां पढ़ाने आता हूं, पढ़ाने समय थोड़ा सा टाइम नहीं वेस्ट हो पाता, तो इसीलिए यहां पे नहीं डिस्कस हो पाता, वरना हो सकता है सारी चीजें एक एक माइंड में बिल्कुल रहती है दिमाग पे, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा, बिल्कुल दवा की जरूरत नहीं है, हमें दुआ ही चाहिए। और दुआ आप जब आप लोगों का है तो भाई साहब सब चीजें फेल है। चलो आगे देखो, आगे देखो भाई साहब, नरसिंह वर्मन प्रथम के समय। तो नरसिंह वर्मन के प्रथम के बारे में मैं बता दूं, बहुत ही बड़ा प्रश्न है। हमने बताया था यात्रियों का राजकुमार, वर्तमान शाक्य मुनि और नीति का पंडित हुएनसांग को कहते थे। तो भाई साहब आपने प्रश्न पता होगा कि हुएनसांग किसके दरबार में आया था, और सब बच्चों को पता है हुएनसांग हर्षवर्धन के दरबार में आया था, जो वर्धन वंश का राजा था। लेकिन एक बार प्रश्न परीक्षा में यह पूछा गया हुएनसांग किसके दरबार में आया, हर्षवर्धन ऑप्शन ही नहीं था। हर्षवर्धन ऑप्शन में ही नहीं था, बच्चा परेशान, जीवन भर आज तक वो पढ़ता चला आया हर्षवर्धन हुएनसांग के दरबार में, हुएनसांग के दरबार में, लेकिन बहुत ही दुख की बात थी कि उसमें हर्षवर्धन ऑप्शन में नहीं था। तो आज याद कर ले मेरा बच्चा, वो बात थी ऊपर की, अब बात कर ले नीचे की। जरूरी नहीं सारे प्रश्न ऊपर से ही बनते, उत्तर भारत की और दक्षिण भारत भी तो अपना भारत है। तो याद रखना, नरसिंह वर्मन प्रथम जो पल्लव वंश का राजा था, इसके दरबार में कौन आया था? इसके दरबार में आया था वही चीनी यात्री जिसको कहते थे हुएनसांग, जिसको कहते थे यात्रियों का राजकुमार, जिसको कहते थे प्रिंस ऑफ पिलग्रिम। भाई साहब एक बार परीक्षा में प्रश्न आया, हुएनसांग है, हुएनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। क्या कहते हैं? यात्रियों का राजकुमार, ठीक है। देखो बहुत बड़ी बात बता रहा हूं यहां पे। अब हमारे जैसे समझना, इसको थोड़ा सा भाई साहब इधर लिखूं, बहुत बड़ी चीज बताऊंगा सभी अपने भाइयों बहनों के लिए। यात्रियों का राजकुमार किसको कहते हैं? हुएनसांग को। अब हुआ गया भाई साहब, हम ठहरे थे गांव के बच्चे, क्लियर। तो एक बार मैं पढ़ रहा था, उसमें लिखा था प्रिंस ऑफ पिलग्रिम, अंग्रेजी में चली रहा है लाठी।
तो जब लाठी चली रहा है तो दिक्कत यह बात की हुई। और भाई साहब यहां पर जितना बच्चा पढ़ाते हिंदी माध्यम वाला, थोड़ी थोड़ी अंग्रेजी आवत हुई, लेकिन अंग्रेज कऊ न हुई हमका पता है, लेकिन बात यह है कि वो समझ नहीं पाई, तो हमू नहीं समझ पावा। तो इसका कहत का तो ओमा यो लिखा रहे प्रिंस ऑफ पिलग्रिम, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम। अब पता चल गया प्रिंस ऑफ पिलग्रिम का मतलब क्या होता। बाद में हमने बहुत जब इसका देखा, अरे हम सोचा पहले हम दोनों लिखे रहे, यात्रियों का राजकुमार और प्रिंस ऑफ पिलग्रिम दोनों देखे थे, लेकिन बाद में लगावा सेंस यार राजकुमार प्रिंस होगा और पिलग्रिम, फिर देखा मीनिंग मिला यात्री का आता है, तो प्रिंस ऑफ पिलग्रिम। अब तुम सोच रहे हो सर जी मक्का नई चीज बता दी, नई चीज नहीं बताओ, और यो ऐसे नहीं लिख के आ रहा है, हम बता दूंगा कैसे लिख के आ रहा है, यो लिख के आ रहा है ऐसे, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम। अब बच्चा कंफ्यूज अब हमारा बच्चा हिंदी माध्यम वाला कंफ्यूज, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम यो लिख के आ रहा है। अब बताओ, अब जैसे इन्वर्टेड कामा बंद होके यो लिख के आ जाए, हमारे तक कॉमन सेंस है ना चाहिए कि जीएस में क्वेश्चन ट्रांसलेशन के पूछ ले जाई ना जाई, ठहरन हिंदी भाषा हिंदी मीडियम के बच्चे और अंग्रेजी माध्यम वाले दिमाग लगा ले है, लेकिन हम नहीं लगा पावा। काय पीछे यो ऐसे लिखी न, ऐसे लिख देती एक बार लगते प्रश्न अंग्रेजी में पूछागा, लेकिन ई और लिख के चीटिंग करत है एग्जाम। तो याद रखो जितने प्रश्न तुमका ई तरह वाले मिलिए वो बतेबे, हम परेशान ना हो, ठीक। बिल्कुल ये बात समझ में आई नहीं आई, बिल्कुल ये बात समझ में आ गई भाई। जब एक एक प्रश्न क्लियर करो, ठीक, चाहे कहते यात्रियों का राजकुमार, चाहे कहते प्रिंस ऑफ पिलग्रिम, ये बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई, बिल्कुल। इतनी बात उम्मीद करते समझ में आ गई होगी। ये इसका पूरा का पूरा मैटर एक ही है कि ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहते थे, लेकिन अगर प्रश्न आ जाए प्रिंस ऑफ पिलग्रिम कहते हैं तो आंसर वह लगी, ठीक। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा ना भाई साहब, मजा ना आया ना बेकार है, याद कर लेना, ठीक। चलो क्लियर हो गई बात। हाँ, यात्रियों का राजकुमार हर एक बच्चे के दिमाग में आ गया होगा, ठीक। आगे बात समझो। बच्चा एक प्रश्न तुमसे पूछ रहे हैं, बताओ मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार किसे कहते हैं। देखते कितने बच्चा बता पाता। हम प्रश्न पूछ रहे हैं, बहुत सब बच्चा तेज है ना मां, हम एक प्रश्न पूछ रहे हैं, बताओ यात्रियों का राजकुमार तो सबका पता है, यो बताओ प्रश्न मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार। मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार बता बच्चा प्रश्न हो, और देखे कितना बालक बता पाता, देखते हैं कितना बालक बता पाता, जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया, गजब। बच्चा हमारी भाषा पर ना जाओ, भावना में जाओ। अगर भावना में नहीं जा रहे हो तो बेकार है, ये मान लो, ठीक। अरे यार भाषा का लेना देना, तमिल भाषा में वह चीज लिखी, वह कर्नाटक में लिखी, वह मलयालम लिखी, वह हिंदी में लिखी, वह अंग्रेजी में लिखी, लेकिन भावना में जाओ। सर गुरुजी पढ़ा गा रहे हैं हमका, वो तुम्हारे दिमाग में बैठे चाहिए। बिल्कुल बहुत बढ़िया, गजब। MRH परमार, बिल्कुल करेक्ट आंसर बच्चे ने दिया। दिल खुश हो गया, दिल खुश हो गया, गजब का इसने आंसर दिया है। और सौम्या ठाकरे ने भी सही आंसर दिया, उसका आंसर है मार्को पोलो। क्या बात है, मार्को पोलो। तो भाई साहब इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई कि जब यात्रियों का राजकुमार पूछा जाएगा तो ह्वेनसांग लगेगा, जब मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार पूछा जाएगा तो मार्को पोलो लगेगा। दिमाग से लेके पूरा नीचे तक का उतर गया होगा, कभी जीवन में नहीं भूलोगे, ठीक। केवल इतना याद रखना, जब मध्यकालीन शब्द लग जाएगा तो मध्य से मध्य, मां से मध्य, मां से मार्को, और यात्रियों का तो ह्वेनसांग। आप कबो जीवन में तुमका कंफ्यूज हो क्या हो सकता नहीं है, ठीक है। फिर आगे बात समझो। नरसिंह वर्मन प्रथम का करीन है, नरसिंह वर्मन प्रथम एक मंदिर बनवाइन है, जयका कहते हैं महाबलीपुरम मंदिर।
लो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आगा। महाबलीपुरम मंदिर, और तुमको एक बात बता दी, महाबलीपुरम मंदिर एक बार नहीं 1000 बार पेपर में पूछागा कि महाबलीपुरम मंदिर किस राज्य में है। तो बच्चा, हर एक बच्चे को पता होना चाहिए महाबलीपुरम मंदिर कौनो राज्य में नहीं, यो तमिलनाडु में है। क्योंकि भैया बनवाइस को, और एक पेपर में प्रश्न आवत है महाबलीपुरम मंदिर किस राज्य में, तमिलनाडु। एक प्रश्न आता है महाबलीपुरम मंदिर किस वंश के राजा ने बनवाया, या किस वंश से संबंधित है, तो पल्लव वंश से, क्योंकि पल्लव वंश के अंदर पड़ रहे हैं। क्लियर। और एक प्रश्न आता है महाबलीपुरम मंदिर पल्लव वंश के किस राजा ने बनवाया, तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने। आ गया, बस दिमाग में आना चाहिए भाई साहब, दिमाग में आवे और कुछ ना हुए। ठीक, चलो बहुत बढ़िया, बिल्कुल। हाँ आ गया भाई साहब, महाबलीपुरम मंदिर। और महाबलीपुरम को मंदिर को बता दें तुमको, इसको एकाश मंदिर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एकाश मंदिर। और एकाश मंदिर इसलिए कहते हैं क्योंकि पेपर में एक बार प्रश्न आया, कौन सा ऐसा मंदिर है जो चट्टान को काट कर बनाया गया था? कौन सा मंदिर है जो चट्टान को काट कर बनाया गया था? उसका नाम और कुछ नहीं है, उसका नाम है महाबलीपुरम मंदिर। चलो क्लियर, क्लियर हो गई बात, दिमाग घुस गया दिमाग में, बहुत बढ़िया। आ गया समझ में? भाई साहब लाइक शेयर में काहे कमी कर रहे हो? है लाइक से दबाया रहो, बहुत ताबड़तोड़ लाइक शेयर करो। चलो चलो, हाँ 7 बजे से क्लास चलती है, बिल्कुल परेशान ना हो। ठीक, चलो चलो बहुत बढ़िया। हाँ 7 बजे शाम का, तो इतनी बात समझ में आ गई। फिर आगे समझो, एक कर में थोड़ा सा छोटा, हाँ एक बार और छोटा कर बे बस, फिर हियाँ लगा दे बे, और जब हियाँ लगा दे बे, अब यहाँ समझो। अब यहाँ पेपर में प्रश्न आता, इसको एकाश मंदिर कहते थे चट्टान काटकर, और इसी मंदिर को कहते थे रथ मंदिर, क्योंकि इसमें रथ भी बनाए गए थे, रथ मंदिर के नाम से भी जानते हैं। और याद रखना, इसमें रथों, इस मंदिर में रथों की संख्या कितनी रखी गई? रथों की संख्या रखी गई कितनी? रथ कितने? 7, ये भी याद रखिएगा। फिर प्रश्न आता है, सबसे बड़ा रथ किसका बनाया गया? एक प्रश्न आता है, सबसे छोटा रथ। तो याद रखिएगा, सबसे बड़ा रथ किसका यहां पर बना? सबसे बड़ा रथ बनाया गया धर्मराज का, जिसको कहते हैं युधिष्ठिर। और सबसे छोटा रथ बनाया गया द्रौपदी का, द्रौपदी का। तो ये पेपर में खींच के प्रश्न आते कि सबसे बड़ा रथ किसका है? धर्मराज का। सबसे छोटा रथ किसका है? द्रौपदी का। और टोटल रथ कितने हैं? टोटल रथ है 7। और रथ मंदिर कौन है? वही महाबलीपुरम मंदिर है, और वही मंदिर को एकाश मंदिर, और वही मंदिर चट्टानों को काट कर बना दिया जाता है। कहां पर है? तमिलनाडु में है। और किस राजा ने बनवाया? तो नरसिंह देव वर्मन प्रथम ने बनवाया, नरसिंह वर्मन प्रथम ने। और किस वंश के राजा थे? पल्लव वंश के राजा थे। पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? कांचीपुरम तमिलनाडु थी। पल्लव वंश के संस्थापक क्या थे? सिंह विष्णु थे, याद रख लेना। और ये नरसिंह वर्मन कौन से नंबर के राजा थे? 3रे नंबर के राजा थे। दिमाग खुल गया होगा। ठीक, सबसे बड़ा रथ धर्मराज, सबसे छोटा रथ द्रौपदी, टोटल रथ 7। रथ मंदिर महाबलीपुरम मंदिर या एकाश मंदिर। खुल गया दिमाग भाई साहब। जब इस तरह पढ़ोगे दिमाग की बटनें खुल जाएंगी, तुम्हें पता चलेगा हां कोई आया है मैदान में लूसेंट पढ़ाने वाला। आज तक इतिहास में यूट्यूब में तो लूसेंट की लाइनें टाइप करा के लिखी जाती थी और उनको ऐसे ऐसे पढ़ा जाता था, तो बच्चे सोचते थे हाँ लूसेंट सर जी यहां पे चल रही यूट्यूब में। लेकिन पहली बार यूट्यूब में लूसेंट का विश्लेषण, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, और जो बच्चे ने सीख गया क्या छोड़ना है वो बच्चा विजयी हो गया।
और जो बच्चा केवल पढ़ा है, एक रट्टू तोता बना, वो पढ़ा रहेगा, वो कभी जीवन में आगे ना बढ़ पाए, यह याद रखो। ठीक, तो हमेशा यह याद रखना कि दिमाग में चीजें जानी चाहिए, ना कि किताबों में छपी की छपी रह जाएं, वरना भाई साहब मास्टर और किताबों में अंतर क्या रह जाएगा। किताबें भी वही काम कर रहे, वही मास्टर काम कर रहे हैं, जिस प्रकार छपा मैटर यहां पे मिल रहा उसी प्रकार किताबों में छपा है, तो फायदा क्या तुम्हारा? नोट्स किसके बनाओगे? क्या किताबों को रंगोगे? वो नोट्स होते, वो नोट्स नहीं होते, उसको कहते हैं सुलेख। जो कक्षा 5-4 में तुम सुलेख लिखते थे, सुलेख लिखने का वक्त नहीं है, वक्त है एक नए धारणा से, नए कॉन्सेप्ट के साथ जीएस को सीखने का, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ दिमाग में जीएस को बिठाने का, जो जीवन पर्यंत सिर्फ एक बार पढ़ी जाती है और दिमाग में छपी रहती है। याद रख लीजिएगा, ठीक है? चलो, बहुत बढ़िया, क्लियर हो गई बात? इतनी बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई होगी ना, बहुत बढ़िया। अब बात समझ लेना भाई साहब, बहुत अच्छी प्रश्न बताऊंगा। नरसिंह वर्मन प्रथम ने एक उपाधि धारण की थी, उस उपाधि का नाम था जिसको कहते थे वतापी कोंड। तो इधर मैं समझाता हूं अच्छे से। तो देखो, अभी हम तुमको चालुक्य पढ़ा रहे थे ना, चालुक्य कहां के एक बताया था हमने, वतापी के या बदामी के। चालुक्य वतापी का एक राजा हुआ मेन, जिसको कहते हैं पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय यह सबसे प्रतापी शासक था। पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का? चालुक्य का। तो चालुक्य के वंश के वतापी के चालुक्य पुलकेशिन द्वितीय को हरा दिया। किसने हरा दिया? यह हरा दिया किसने? यह हरा दिया नरसिंह वर्मन प्रथम ने। तो जब नरसिंह वर्मन प्रथम ने हरा दिया किसको? पुलकेशिन द्वितीय को, तो उसके बाद एक उपाधि धारण कर ली। भाई साहब वतापी के चालुक्य थे और सबसे इंपॉर्टेंट राजा को हरा दिया, तो सिंपल सी बात, हराने के बाद एक उपाधि धारण कर ली नरसिंह वर्मन प्रथम ने, और उस उपाधि का नाम पड़ा जिसको कहते थे वतापी कोंड। वतापी कोंड। जो बच्चा आज पहली बार नया है क्लास में, वो जाके पहले लेक्चर से देख लेना, जाके आंखें खुल जाएंगी लुसेंट पढ़नी कैसे चाहिए। तुम तो बीच में आए हो, मध्य में आए हो, बिल्कुल खत्म पे प्राचीन इतिहास, तब आके यहां कर रहे हो, ठीक है? बाकी जिसको और लेवल चाहिए, जाके स्टडी पाई ऐप डाउनलोड कर लो, STUDYPIE। वहां पे लुसेंट के एक प्रकार से कह सकते हो पितामह बैठे हैं। जीएस में वहां पे भंडार बैठा है, पूरा का पूरा जीएस का भंडार वहां पे हमने डाल दिया। ठीक, डेली 7 बजे क्लास चलता है प्रभाकर बेटा, याद रखिएगा। भाई साहब आज लाइक शेयर में क्या बढ़ोतरी नहीं करोगे? हाँ कर दो मेरे शेर बचवा। चलो, इतनी बात समझ में आ गई। तो नरसिंह वर्मन प्रथम के बाद जो व्यक्ति अगले आएंगे उनका नाम होगा महेंद्र वर्मन द्वितीय, और फिर जो आएंगे उनका नाम होगा परमेश्वर वर्मन प्रथम। लेकिन इन दोनों को हम पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नरसिंह वर्मन द्वितीय के बारे में। तो देखते हैं बालक, फटाफट हेडिंग लगेगी कौन सी? वो लगेगी नरसिंह वर्मन द्वितीय की। ठीक है, बहुत बढ़िया। आज फर्स्ट क्लास है, सालू यादव, बिल्कुल बहुत बढ़िया। जाके देखना, पहली क्लास में आतंक ढा गया होगा तुम्हारे दिल में। चलो, हाँ स्क्रीनशॉट लो भाई साहब, ले लो स्क्रीनशॉट, काम आएगा जीवन में। याद रहेगा किस मास्टर ने लुसेंट का विश्लेषण किया था, पता चल जाएगा कि लुसेंट इस तरह पढ़ी जाती है, वरना लुसेंट पढ़ना बेकार। और सभी बच्चों को बता दें, अगर भाई साहब कुछ करना चाहते हो, डेली शाम को 7 बजे भाई साहब रेगुलरिटी बना लो, राघव सर के साथ लुसेंट की कक्षा में 7 बजे उपस्थित होना है। चाहे तुम खाना खा रहे हो, लेकिन मोबाइल है, कोई कोचिंग नहीं जाना, कोई सजना संवरना नहीं है तुम्हें, कोई पट्टा नहीं खींचना है, ठीक है? याद कर लो, सिर्फ तुम्हें अपने मोबाइल का डाटा ऑन करना है और यूट्यूब पे चले जाना, फिनिक्स एकेडमी डाल लेना, जहां पर राघव सर शाम को 7 बजे तुमको प्रत्यक्ष रूप से दर्शन दे रहे होंगे, ठीक है? और याद कर लेना, अपने बच्चों के साथ मुखातिब भी होंगे। बहुत बढ़िया। हाँ, लुसेंट का माठा माठा करते रहे, माठा तो अलग निकलेगा, दही नेनू अलग निकलेगा। बहुत बढ़िया।
अरे यार बता चुका हूं, कंप्लीट लूसेंट पढ़ाऊंगा, कंप्लीट पढ़ाऊंगा, क्या करोगे यार? अब बताओ, उड़ाओगे मुझे? एक बार नहीं 10 बार बता चुका हूं, कंप्लीट 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 कंप्लीट। क्या कहूं? आधी लूसेंट पढ़ाऊंगा, बोल दूं मैं? बार बार कब बुलवाना चाह रहे हो? आधी लूसेंट आधी लूसेंट, 100 बार बोल चुका हूं, कंप्लीट लूसेंट बच्चा, कंप्लीट लूसेंट बच्चा, कंप्लीट लूसेंट। कंप्लीट कुछ और थोड़े होती, कापी अलग अलग थोड़े हम ले आएंगे, 10-20 थोड़े जोड़ देंगे। अरे भाई साहब दिल तोड़ देते हो, लग जाती है बात, फिर भी बर्दाश्त करते हैं। किस ऐप का नाम ले रहे हैं? ऐप हमारा है, उसका नाम है, हाँ, उन्नाव में कहां से आप हैं? क्यों? उन्नाव में मैं बस उन्नाव का निवासी हूं, आप याद रखिएगा, ठीक है? चलो, हाँ, जिसको कोई डाउट हो, जिसको स्टडी पाई ऐप में बैच लेना हो, वो जाके जो कांटेक्ट नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा, आप कांटेक्ट कर सकते हो उस पर, ठीक है? चलो आगे पढ़ाएं, बिल्कुल आगे। तो बात समझो बच्चा, इसको कर देते ऊपर, और इसको ऊपर करने से पहले एक बार पल्लव वंश के राजा की लिस्ट याद कर लीजिए। सब बच्चा तैयार? पहला सर जी ने बताया था, उस राजा का नाम था जिसको कहते थे सिंह विष्णु। सब बच्चे के दिमाग में उतर गया, पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु, सिंह विष्णु, सिंह विष्णु। और पहला शासक, दूसरा शासक जिसको आपने पढ़ा महेंद्रवर्मन प्रथम के नाम से, महेंद्रवर्मन प्रथम के नाम से। तीसरा जो आपने पढ़ा नरसिंहवर्मन प्रथम के नाम से, नरसिंहवर्मन प्रथम के नाम से। फिर चौथा जो आप पढ़ोगे, इनके बारे में पढ़ा, इनके बारे में पढ़ा, इनके बारे में पढ़ा। जो चौथा पढ़ोगे वो पढ़ोगे महेंद्रवर्मन द्वितीय के नाम से। फिर पांचवा जो आप पढ़ोगे महेंद्रवर्मन द्वितीय के बाद, उनका नाम है परमेश्वर वर्मन प्रथम। इन दोनों शासकों के बारे में ज्यादा दिया नहीं गया, तो इसके बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे। फिर जो अगला शासक आ जाएगा, लेकिन क्रम याद रहना चाहिए तुमको, अगला जो शासक आ जाएगा 6ठे नंबर पर, उसका नाम है नरसिंहवर्मन द्वितीय। याद कैसे करेगा तू बच्चा? पता, सबसे पहले है विष्णु, सिंह विष्णु, सबसे पहले क्या है? सिंह विष्णु है, ठीक है? फिर उसके बाद सिंह विष्णु के बाद महेंद्रवर्मन प्रथम है, फिर नरसिंहवर्मन प्रथम, फिर महेंद्रवर्मन द्वितीय आ गए, और फिर परमेश्वरवर्मन प्रथम आ गए, फिर नरसिंहवर्मन प्रथम आ गए। क्लियर? चलो, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा होगा। जबरदस्त अंदाज में बैटिंग हो रही ना? बिल्कुल। चलो चलो, हाँ, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। बस भाई साहब समझ में आना चाहिए, और क्या चाहिए यार तुमसे, और मुझे क्या चाहिए? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। हाँ, अब हेडिंग लगा लो नरसिंहवर्मन द्वितीय के बारे में। इनके बारे में देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नरसिंहवर्मन द्वितीय के बारे में, तो नरसिंहवर्मन द्वितीय के बारे में जान ले मेरे बच्चा। नरसिंहवर्मन द्वितीय के बारे में सबसे पहला प्रश्न याद रखिएगा, भारत पर अरबों का आक्रमण। तो भाई साहब अरब जो आक्रमण किए थे, वो किए थे ऊपर की तरफ, लेकिन दक्षिण भारत में वंश किसका चल रहा था? वो चल रहा था नरसिंहवर्मन द्वितीय का। तो याद रखिएगा, जब भारत पर अरबों का आक्रमण किया तो दक्षिण भारत में कौन? पल्लव वंश के शासक कौन थे? तो पल्लव वंश के उस समय शासक थे जिनका नाम था नरसिंहवर्मन द्वितीय। क्लियर हो गई बात? तो इतने प्रश्न तुम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब तुमको सबसे बड़ी बात बता दे, इनके दरबार में एक कवि था, इनके दरबार के एक कवि थे जिनका नाम था दंडी। कवि का नाम क्या था? दांडी। और दांडी की पुस्तक का नाम क्या था? ये भी याद रखिएगा, 10 कुमार चरितम। दंडी की पुस्तक का नाम क्या था? 10 कुमार चरितम। तो भाई साहब 10 कुमार चरितम किसकी पुस्तक का नाम है? तो 10 कुमार चरितम जो पुस्तक का नाम है वो था दंडी की। और याद रखिएगा सबसे बड़ी बात, ये किसके दरबार में दरबारी कवि थे? तो ये थे नरसिंहवर्मन द्वितीय के दरबार में दरबारी कवि थे। याद कर ले मेरे बच्चा, बहुत बढ़िया। चलो समझ में आ रहा है ना? हाँ, समझ में आना चाहिए, बाकी सब बेकार है। ठीक, अब एक चीज प्रश्न याद रखिएगा बहुत अच्छे से। नरसिंहवर्मन द्वितीय ने क्या किया था? इन्होंने, एक तो आपको पता है कैलाश मंदिर महाराष्ट्र में स्थित है,
अजंता एलोरा कैलाश मंदिर महाराष्ट्र में औरंगाबाद जिला, जिसका निर्माण राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था। और एक मंदिर बोला जाता है उसको कहते थे कांची का कैलाश मंदिर, कांची का कैलाश मंदिर। और कांची का जो कैलाश मंदिर है, सिंपल सी बात है, ये पल्लव वंश के शासकों ने बनाया था। और पल्लव वंश के किस शासक ने बनवाया था? नरसिंहवर्मन द्वितीय ने। और इसी कांची के कैलाश मंदिर को दूसरा नाम भी कहते थे राज सिद्धेश्वर मंदिर, राज सिद्धेश्वर मंदिर। कांची का कैलाश मंदिर कह लो चाहे राज सिद्धेश्वर मंदिर कह लो, बात बराबर है, सिर्फ तुमको पता होना चाहिए, ठीक है। और याद रखेगा, इसी मंदिर के निर्माण की वजह से दक्षिण भारत में एक शैली चलने लगी थी जिसको कहते थे द्रविड़ स्थापत्य शैली, द्रविड़ स्थापत्य शैली। और तुमको मैं बताना चाहता हूं, शैली 3 प्रकार की पूछी जाती, स्टाइल कौन कौन सी? एक द्रविड़, एक नागर, एक बेसर। याद कर लो, अभी मैं तुमको समझाता हूं बहुत अच्छे से। ये मान लो भारत है, प्राचीन भारत ही समझो। उत्तर भारत में जो शैली है उसका नाम था नागर। दक्षिण भारत में जो शैली बोली जाती है उसको कहते हैं द्रविड़। फिर प्रश्न बनता है कि नागर और शैली के मिश्रण, द्रविड़ के मिश्रण को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं बेसर। लो, चीजों को इफेक्टिव बनाओ, चीजों को दिमाग में बिठा लो। बहुत बढ़िया, बिल्कुल भाई साहब। यहां बातें कर रहे हो तुम लोग कि पढ़ाई कर रहे हो? अरे यार बातें आते ना करो, पढ़ाई करो सभी लोग। चलो, तो उम्मीद करते भाई साहब मजा आ रहा होगा, जबरदस्त अंदाज में बैटिंग चल रही होगी सबकी ना। बिल्कुल, शाम को 7 बजे डेली बच्चा सभी आना है, कोई बच्चा शैतानी नहीं करेगा। बिल्कुल, तो इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई होगी कि दक्षिण भारत में जो ये मंदिर वंदिर बनते थे किस शैली के होते थे? उसको कहते थे द्रविड़। उत्तर भारत के जितने मंदिर होते थे उनको कहते थे नागर, और दोनों के मिश्रण को क्या कहते थे? बेसर शैली। तो भाई साहब कांची का कैलाश मंदिर द्रविड़ शैली में होगा। क्लियर है? बस ये चीजें आपको याद रखनी है। बिल्कुल, अरे ऐप पर लूसेंट की वीडियो नहीं है, ऐप पर उससे स्टैंडर्ड लेवल की वीडियो है, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया। अच्छा, मैं यूपी में कहां से हूं? सचिन शर्मा। अरे भाई साहब बोल रहा हूं, उन्नाव से हूं। मैं रागिनी जी को ब्लॉक कर दिया क्योंकि बार बार एक ही कमेंट मजा नहीं आता हमें, परेशान करने वाली आदत हो गई इनकी फिर। और जितना बच्चा हमें परेशान करेगा हम उसको ब्लॉक कर देंगे। हमारे पास एक पावर है ब्लॉक करने की, तो बच्चे रही ना। और एक बार ब्लॉक होगा दोबारा आयु ना पहियो, समझो। चलो, जबरदस्त अंदाज में बैटिंग हो गई। चलो, बहुत बढ़िया। अगला जो शासक याद रखना 7वें नंबर पे, उस भाई साहब का नाम क्या है? तो उस भाई साहब का नाम याद रखिएगा, नंदीवर्मन द्वितीय। नंदीवर्मन द्वितीय ये अगले शासक है। और ये अगले शासक ने क्या किया था? तो आपको एक प्रश्न केवल इनके बारे में याद रखना, बाकी कुछ नहीं याद रखना। कांची का बैकुंठ मंदिर बनवाया था। कांची का एक बैकुंठ मंदिर है कांची में, वो किसने बनाया था? नंदीवर्मन द्वितीय ने। अब पेपर में भाई साहब याद कर लो, अंतिम प्रश्न पल्लव वंश का, उसका नाम है अंतिम राजा, जिसको कहते थे क्या? अंतिम राजा का नाम क्या था? अपराजित वर्मन। अपराजित वर्मन याद कर लेना। पल्लव वंश का अंतिम राजा जो हुआ उसको कहते थे अपराजित वर्मन। इस प्रकार सारे के सारे प्रश्नों का हमने क्या कर दिया? तोड़ मड़ोड़ करके तुम्हारे दिमाग में सेट कर दिया। इसका स्क्रीनशॉट लेना, और पल्लव वंश के पूरे शासकों का क्रम भी तुमको हमने याद करा दिया एक ताबड़तोड़ क्लास में, अंदाज में, बैटिंग में। तो भाई साहब अब तुमसे उम्मीद करते हैं कि आप लोग अगर वीडियो को लाइक ना किए हो तो बच्चों, सभी बच्चों वीडियो को लाइक कर देना, और दिल को सुकून मिल जाएगा। और तुम्हारा दिल, अगर मेरे दिल को सुकून मिल गया तो सब कुछ मिल गया, ठीक साथियों। तो उम्मीद करते हैं आपको दक्षिण भारत के वंश में पल्लव वंश के बारे में बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे कल, अभी दक्षिण भारत के वंश में ही वो बात करेंगे चालुक्य के बारे में, फिर बात करेंगे राष्ट्रकूटों के बारे में, फिर बात करेंगे हम लोग चोल के बारे में। एक एक पढ़ लेंगे फटाफट। सभी लोग कमेंट करके बता दो आज की क्लास कैसे लगी और कौन सा बच्चा कहां से
जहां से भी जुड़े हो, कौनी गली में बैठे हो, कौने कोने में बैठे हो, कोई मैटर नहीं करता। मैटर सिर्फ इतना करता है कि तुम वीडियो को अपनी गली में कितना फैला पाते हो। तुम पूरे देश में ना फैलाओ, पूरे प्रदेश में ना फैलाओ, तुम अपनी गली में कितने बच्चों को वीडियो दे सकते हो। तुम अपने जितनी कोचिंग में बच्चे जाते हैं इधर उधर, अरे भाई देख, कह देना कोचिंग में जा रहे हो, उस कोचिंग में क्या फायदा जब तुम्हें घर बैठे लॉकडाउन में, जब सारी ऑफलाइन कोचिंगें बंद हैं, तब आपको इतनी अच्छी शिक्षा निःशुल्क मिल रही है, तो पढ़ ले, काम आएगा तेरे। और ऐसी शिक्षा जो तुमको एक बार मोटी मोटी रकम, मोटी मोटी नोटें देने के बाद भी नहीं मिल पाएगी। क्यों? क्योंकि मास्टर प्रेजेंट टाइम का क्या हो गया, पैसा क्यों ले रहा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आज की क्लास मस्त है। अच्छा, आप उन्नाव रसूलाबाद से हैं, बहुत बढ़िया आदित्य बेटा, बहुत बढ़िया। सरोज मिश्रा, मस्त क्लास मस्त क्लास। सभी बच्चे कल शाम को 7 बजे जुड़ने चाहिए, और मेरे आने से पहले यहां पे 500 लाइक होने चाहिए। क्यों? क्योंकि स्वागत नहीं करोगे हमारा, करना पड़ेगा किससे? लाइक से। तो भाई साहब चलता हूं, याद रखना कल शाम को 7 बजे। तबीयत ईश्वर की कृपा से सही रहेगी, नहीं रहेगी कोशिश पूरी अपनी, काढ़ा वाला पूरा मिश्रण बना के डाल लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि तुम्हारी दुआओं से ज्यादा और कोई दवा काम नहीं आएगी। ठीक है, चलो साथियों मिलते हैं आपको एक नए वीडियो के साथ कल शाम को 7 बजे। और तैयार रहिएगा अभी अमृत सर से पढ़ने के लिए। आपको साधारण ब्याज में ब्याज निकालना सिखाएंगे, जिससे आप किसी को पैसे उधार दो तो आपको पता चल जाए। लेकिन एक बार मैं अपने त्रिशूल बैच के बारे में बताना चाहता हूं। ठीक है, त्रिशूल बैच के बारे में बच्चों को मैं बताना चाहता हूं, तो वो त्रिशूल बैच के बारे में जान ले थोड़ा सा। बच्चे पूछ रहे थे, तो त्रिशूल बैच देखो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उसमें पता चल रहा होगा कि अब जीएस पढ़े घर बैठे ही, और सरकारी नौकरी की तैयारी करे घर बैठे ही। और जिस बच्चे को त्रिशूल बैच ज्वाइन करना है, तुरंत स्टडी पाई एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, और त्रिशूल बैच में जाके त्रिशूल की तरह जीएस को पढ़ लें, क्योंकि वहां स्टैटिक जीके, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइंस, और सबसे बड़ी बात हिस्ट्री में तीनों पार्ट, और ज्योग्राफी, इंडियन और वर्ल्ड, इन्वायरमेंट, सब चीजों का मिश्रण फेंक दिया गया है। तो जाके वहां पढ़ लो अगर तुम्हें पढ़ना है, स्टडी पाई एप्लीकेशन त्रिशूल बैच में। साथियों विदा लेता हूं अब आपसे, और कोई दिक्कत हो तो आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, कॉल नंबर बात हो जाएगी, अच्छे से पूरा आपका डिस्कस भी हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।